हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पिछले कुछ हफ्तों में वो अपने वतन में थे, माने गांव शेखपुरा बिहार में। वहां से भी वो हमसे मुसलसल बात करते रहे और आप तक बातें पहुंचाते रहे। हम आज वो वापस पहुंच गए हैं चेन्नई में, जहां वो एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और कई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ उनका एसोसिएशन है। कई साउथ एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मीडिया के से भी वो जुड़े हुए हैं और कई ऐसे एसोसिएशन से जिससे कि उनके राब्ते इन मुल्कों में हैं, वो खबरों की सोर्स के तौर पर भी उनको यानी उनके लिए मुहैया हैं। आज हम उनसे जो बात करेंगे वो ये कि अफगानिस्तान से एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने पिछले दिनों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और वहां के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ वारंट जारी किए हैं, तालिबान के टॉप लीडरशिप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की वहां मांग उठने लगी है। उसके बाद अफगानिस्तान से भी बहुत ही जोरदार जवाब आया, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के हालात पर बात करेंगे। इमरान खान के क्या ट्रंप की हुकूमत के दौरान इमरान खान के छूटने के कुछ इम्कान बन रहे हैं, बातचीत कहां तक पहुंची, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह से कोई बड़ी तब्दीली देखने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश से भी कुछ खबर है, उस पर मालदीव और नेपाल वगैरह से भी हम बात करेंगे। श्रीलंका से भी कुछ खबरें हैं। इंडिया और चाइना के सिलसिले में भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ? तालिबान सरकार को क्या डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश हो रही है? और उनके यहाँ सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो हैबतुल्ला अखुंज़ादा हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट की मांग हो रही है। क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या किस तरफ हालात मोड़ ले रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आपके सामीन को मेरा आदाब और सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो खबर आई थी तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आई है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आई है, जो कि ये बताती है कि वहां पे कार्रवाई चल रही है। अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला अखुंज़ादा हैबतुल्ला के हवाले से कि उनको अरेस्ट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जो उनके चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई बेसिकली अफगानिस्तान में या तालिबान की सरकार या एमिरेट्स की सरकार की जो पॉलिसी है विमेंस के ऊपर, उसके ऊपर उनका ये कहना है कि यहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा है विमेंस का अफगानिस्तान में, और इसके जिम्मेदार जो है वो तालिबान लीडरशिप है। और तालिबान जो है वो वो विमेंस को जो है वो उनके हुकूक नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये कार्रवाई जो है वहां से हो रही है। और ये तो बिल्कुल आपको भी और सारी दुनिया को समझ में आ रहा होगा कि पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया जो है वो लगी हुई है कि अफगानिस्तान पे वो प्रेशर दे कि वो जो उनकी पॉलिसी है विमेंस के ऊपर और उनकी पॉलिसी है औरतों के लिए और लड़कियों के लिए, उसमें वो रिलीफ दें उनको, और उनको एक बहुत बड़ी तादाद जितनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर जो उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया हुआ है उसको वो नरमी बरतें। तो इसी वजह से तरह तरह के प्रेशर, तो अमेरिका ने प्रेशर दिया हुआ है और कई डोनर मुल्क ने प्रेशर दिया हुआ है। तो इसी प्रेशर के हवाले से ये बात सामने आई है कि इनके अरेस्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे आ जाइए कि जो अखुंज़ादा वो है हैबतुल्ला अखुंज़ादा, इन्होंने बहुत कस के बरसे हैं इस पे। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल मीडिया की कॉन्स्पिरेसी है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट को जो है वो क्रिमिनल कोर्ट को जो है हमारे अगेंस्ट में, और हम कभी नहीं, ना ही ईस्ट के और ना ही वेस्ट के प्रेशर में हम आने वाले हैं, और हमें जो करना है वो हम करेंगे। और पुरानी लाइन है कि हमारा इंटरनल मैटर है। उन्होंने ये भी कहा है कि 40 साल से हम जमीन पे लड़ रहे थे और लड़ने के बाद जो है हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, और क्या हम उसको खो दें इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर, और तरह तरह की बातें। उन्होंने कहा कि जो सैक्रिफाइसेस तालिबान ने दिए हैं अफगानिस्तान के लिए,
उसके बारे में तो कोई हामी नहीं भरता है, और विमेंस के ऊपर और इसके ऊपर जो है सारी दुनिया से प्रेशर है। और उन्होंने कहा कि ये सब जो उन्हें करना है कर ले, हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब ये कि हम उसका कोई नोटिस नहीं लेते हैं, और बहुत ही कड़े अल्फाज में उन्होंने बातचीत की थी। अब इसके साथ साथ एक और खबर इसी के साथ जुड़ी हुई है, वो हमारे आमिर खान मुत्तकी हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स देखते हैं तालिबान रिजीम में, और वो ज्यादातर कतर में ही रहते हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं। तो उनसे बीबीसी की एक इंटरव्यू हुई थी, तो उसमें उन्होंने मतलब इकरार किया है कि जो डोनर मुल्क हैं अफगानिस्तान के, उनके जो फंड्स हैं वो अब कम हो गए अफगानिस्तान में आने से, और उसकी वजह यही हो सकती है कि वो अफगानिस्तान का जो कड़ा रुख है विमेन के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो ये उन्होंने इकरार किया है कि मतलब ये एक मसला है जो कि मतलब तालिबान और वर्ल्ड को कनेक्ट करने से रोक रहा है या ये कर रहा है। इसके साथ दूसरी बात उन्होंने जो बहुत अहम की है वो है अमेरिका के हवाले से और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी कोई हफ्ते 10 दिन भी नहीं हुए हैं उनको आने के बाद, उन्होंने कहा कि जो अफगानी करेंसी है वो बहुत तेजी से डिप्रिशिएट कर गई है डॉलर के हवाले से, और जो कि बहुत मतलब एक स्ट्रांग हो गया था, और ये बड़ी मतलब वो है मतलब एक तशवीशनाक सिचुएशन आ रही है, क्योंकि जो अफगानी करेंसी है उसकी वैल्यू जो है बहुत कम हो रही है। और वो फिर ये भी कह रहे हैं कि हम जो है ओपन है अमेरिका से बात करने के लिए, और जो भी उनके बात है, हमारी जो मुतलबात है, तो हम लोग जो है वो बात करने के लिए तैयार है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अफगानिस्तान से चल रही हैं, और मतलब ले दे करके वही है कि अफगानिस्तान अभी भी अमेरिका के रडार में है, और मतलब अमेरिका जो है वो मतलब अफगानियों के रडार में है। सारी चीजें उन्हीं दोनों के बीच में चल रही हैं, और चाइना और रशिया और ये सब तो साइड एक्टर्स हैं। अमेरिका जो है वो मेन एक्टर है अफगानिस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करने के। अब मुस्तफा साहब ये जो अफगान करेंसी के कमजोर होने की खबर है, ये तो बात ठीक है कि ट्रंप की हुकूमत आई जिसकी वजह से, क्या ये उसकी वजह से तो नहीं आई? वो जो एक पोल खुली थी अभी 2 हफ्ते पहले के $4 करोड़ हर हफ्ते हवाई जहाज में भर के आते हैं अमेरिका से, और अफगानिस्तान में जो उनका बैंक है नेशनल बैंक, उसमें ला करके रखे जाते हैं। बिल्कुल इलीगल जिसे कहा जाता है, उस तरीके से पैसा आ रहा था। उसकी वजह से तो नहीं हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए ये अटकलियां तो लगाई जा रही हैं, और इसमें कुछ सदाकत भी है, क्योंकि जो उनके जो चीफ फाइनेंसर हैं ट्रंप साहब के, या मतलब जो भी उनको कह दीजिए, एलोन मस्क जो बिजनेसमैन है, वो उनका भी बयान था कि वो अफगानिस्तान जो है को अमेरिका ही चला रहा है और फंड चला रहा है। और क्योंकि अभी आपको एक चीज और इसको जोड़े कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ मेरे ख्याल में इजराइल को और इजिप्ट को छोड़ के सारी दुनिया को जहां जहां फंडिंग हो रही थी वो सारी फंडिंग जो है वो बंद कर दी है, और इंक्लूडिंग इंडिया, और जो भी कुछ दुनिया के ममालिक को जो है वो अमेरिका फंड देती थी उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया है, जिससे कि बहुत मतलब WHO से निकल गए। पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला जो अकॉर्ड है उससे निकल गए। वो तो सब जगह से अपने आप को निकाल रहे हैं, जहां भी पैसा खर्च होता है वहां से पीछे हट रहे हैं। वो एक तरह से ऐसा लगता है कि बनिए के हाथ में सरकार आ गई है। अच्छा, वो हमारा इशू नहीं है आज। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के हालात क्या हैं? ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी? नहीं, देखिए एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थे पाकिस्तान के अंदर, और लोग कह रहे थे कि 20 तारीख को उनका शपथ समारोह होगा और 21 तारीख को इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 दिन भी हो गए हैं, अभी तक ट्रंप की तरफ से कोई ढकार भी नहीं हुआ है इमरान खान के लिए या पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन फरमान तो वॉशिंगटन से ही बनते हैं, मतलब पाकिस्तान की जो मतलब सियासत को और उसको गाइड करने के लिए। अभी जो इंटरेस्टिंग जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी ऐसी गुत्थी मतलब फंस गई है कि कोई भी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसको कैसे निकाल सके, और उस गुत्थी का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि इमरान खान को बाहर निकाल दीजिए, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन करवाइए और इमरान खान को जो है फिर से लाइए,
और उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाइए, और फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है कि एक कुर्सी पे होता है, दूसरा उसकी कुर्सी खींचने की कोशिश करता है, और वो खींचने वाला जो है वो चाहता है कि उसको उखाड़ के फेंक दे, और जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। ये तो सारी दुनिया में डेमोक्रेसी का खेल चल रहा है। और उसमें एक हिस्सा और जोड़ दीजिए, ये कुर्सी पे बैठने वाला भी और कुर्सी को खींचने वाला भी दोनों अमेरिका से मिले रहते हैं। जी जी जी, पाकिस्तान के हवाले से यही सही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे 2-3 बातें पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करें और इमरान खान के मतलब हवाले से या उनके इर्द गिर्द। देखिए, पॉलिटिक्स अब पाकिस्तान में जो है वो 2 ही कैंप में बटी हुई है, या 3 कैंप में जो है। मैंने पहले भी कहा था, एक तो इमरान खान की पोजीशन जैसी थी वैसी है, वो आपके समझ लीजिए कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में 75% एंड अबव वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है ग्राउंड मतलब लेवल पे उनकी जो है वो पकड़ है, और पब्लिक जो है उनको सपोर्ट कर रही है, और उसी वजह से वो जो है अभी भी बने हुए हैं। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट जेल में हैं वो, और तरह तरह के इल्जाम। दूसरा जो सबसे बड़ा वहां पिलर है, जिसको इमरान खान उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन वो उखड़ने का नाम ही नहीं लेता और ना ही उखड़ेगा। और दोनों में, इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में, जब तक एक तालमेल नहीं बनेगा तब तक इमरान खान निकल नहीं सकते। और जो बाकी फैक्टर्स हैं, मतलब पीपीपी हैं और नवाज शरीफ नून हैं और मौलाना फजलुर रहमान इस्लामी जमायत इस्लामी है, ये सब तो सब साइड एक्टर्स हैं। ये सब है मतलब पॉलिटिक्स में, मतलब हमारे यहाँ भी 300-400 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो वैसे वहां भी वो है। लेकिन जो मेन जो चीज है वो ये है कि अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी कि वो जो है नेगोशिएशन शहबाज शरीफ से, गवर्नमेंट से और पीटीआई से शुरू हो गई थी। उसको अभी जो नई खबर है वो कि पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ पार्टी ने, इमरान खान ने क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा नो नेगोशिएशन, और जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे और उनको लिख के दिया जाएगा और हम स्टेटमेंट देंगे। तो बात जो ब्रेकिंग पॉइंट आई थी कि पीटीआई ने या इमरान खान ने कहा था कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी बनाइए इसके लिए, जो 9 मई को जो दंगे हुए थे, और उसके अंदर तहकीकात के अंदर जाएं, और जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी उसमें हमारे भी आदमी होंगे, आपके भी आदमी होंगे, और एक बड़ा ही मतलब ऐसा मतलब कमेटी बने जो ना आपके तरफ का हो ना हमारी तरफ का हो, जिसको इनकार कर दिया शहबाज शरीफ ने, और इसी वजह से नेगोशिएशन टूट गया। उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि अब नेगोशिएशन की कोई जगह ही नहीं है, तो हम मतलब नेगोशिएशन क्या करें। और पॉलिटिकल प्रिजनर वगैरह तो बात की बात आती है, पहले तो जेपीसी की बात आई थी। तो ये खबर जो है बहुत अहम है। लेकिन इसके हवाले से एक और बड़ी अहम खबर है जो कि पर्दे के पीछे चल रही है, वो है पीटीआई का नेगोशिएशन आसिम मुनीर के साथ, जनरल हेडक्वार्टर के साथ। वो अभी भी अलाइव है, और वो एक अलग मतलब टू सेंटर्स ऑफ नेगोशिएशन चल रहे थे। एक तो दिखाने के लिए और मीडिया में और अखबार में और टीवी में कि मतलब शहबाज शरीफ ने ये पेशरफ्त की है और इमरान खान ने ये किया, और दूसरा जो है बैकडोर में जो है वो इमरान खान और शहबाज, वो जनरल हेडक्वार्टर, और जनरल हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका से गवर्न होता है। जो वहां से फरमान आता है वो आसिम मुनीर इमरान खान को बता देते हैं, और इमरान खान जो कहते हैं वो वहां पहुंच जाता है। तो वो भी नेगोशिएशन का दौर अभी चल रहा है कि इमरान खान जो हैं वो, उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारी जो नेगोशिएशन है पीटीआई की नेगोशिएशन है, और उनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं वो बैरिस्टर गौहर अली खान है, वो जाते हैं रावलपिंडी में और वहां के जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनसे बात करते हैं। और कई राउंड, ये मेरे ख्याल में जनवरी 18-19 को भी जो है एक राउंड हुआ था, एक 22 को भी राउंड हुआ था, और अभी जो अगला राउंड होने वाला वो 31 राउंड में होने वाला। और कुछ हलकों में ये हो रही है बात कि शायद अमेरिका की तरफ से अगर हामी हो जाए तो इमरान खान निकल जाएंगे बाहर, और क्या डील होगी क्या डील नहीं होगी वो तो मतलब बात की बात है। लेकिन यही सब बड़ी हैजी तस्वीर समझ में आ रही है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि इमरान खान जो है बाहर निकले, और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहता है कि इमरान खान बाहर निकले, क्योंकि इमरान खान जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो फिर तैरना शुरू कर देंगे पॉलिटिकल जो समंदर है पाकिस्तान के, और फिर वो पॉलिटिक्स करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें अमेरिका के खिलाफ बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। ये भी तो है ना मुश्किल, अमेरिका के खिलाफ बोलने की वजह से वो जेल गए थे। जी, तो अभी इसी कड़ी में एक यह है कि इमरान खान ने पहले भी एक डायरेक्ट मार्च का ऐलान किया था, और वो 8 फरवरी का उन्होंने डेट दिया है। अब शायद वो डेट बढ़ के 18 फरवरी की हो गई है। अब वो मार्च कर रहे हैं पीटीआई वाले लोग फिर से इस्लामाबाद,
आपने बताया था हम लोगों को पिछले प्रोग्राम्स में कि 9 जनवरी को 9 दिसंबर को शायद जो मार्च हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें शायद 8 या 9 लोग मरे थे और पूरा इस्लामाबाद सीज हो गया था और डी चौक पे जो हिंसा की वारदात हुई थी। तो अब ये है कि इन सब बैकग्राउंड में फिर से मार्च की पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो रही है, फिर से एजिटेशन की पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। इसको कैसे डील करेगी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, कैसे डील करेगी मतलब पाकिस्तानी और ये जो पिछली मार्च हुई थी दिसंबर में, उसमें खुद पीटीआई के लोगों को शिकायत थी कि लीडर्स भाग गए और हमें छोड़ करके चले गए। ये भी हुआ था, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू था। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्या कुछ है, किस तरह से ये, यानी प्रेसिडेंट जो है वो अवाम के जानने का हक जिसे कहा जा सकता है, क्या वो छीनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आगे कोई और बड़ा प्लान है क्या कुछ करने का? नहीं, देखिए, इसको समझने के लिए ये समझना चाहिए होगा कि जो हमारे जो शहबाज शरीफ हैं या जो भी जोड़ तोड़ की सरकार है या इंपोर्टेड सरकार है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए और जितने भी अपोजिशन है उनको फिनिश करने के लिए, इमरान खान को तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया। अब उसके बाद जो अपोजिशन वहां पे है वो 2 ही अपोजिशन है, एक तो जुडिशरी है, दूसरा जो है वो मीडिया है। तो जुडिशरी में ये होता था कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी इमरान खान के हवाले से या इससे, जुडिशरी उसको जो है स्ट्रक डाउन कर देती थी और फिर से जो है उसको बहाल कर देती थी। इमरान खान को बेल मिल जाता था, इमरान खान को जो भी कुछ है वो रिलीफ मिल जाता था जुडिशरी। तो उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया पार्लियामेंट के थ्रू, 14th अमेंडमेंट या क्या, जिससे कि अब जुडिशरी जो है वो टोटल कंट्रोल में आ गई है, जो अभी गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ। अब ये जितने भी जजेस वगैरह हैं, इनका अपॉइंटमेंट और इनका सिलेक्शन वगैरह सब गवर्नमेंट करेगी। तो जुडिशरी पे तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। दूसरा ये है कि मीडिया जो है वो बहुत मतलब अपना काम कर रही थी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी, अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रही थी, इमरान खान को मतलब ये कह रही थी कि साहब आप जो है मतलब उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी एक पीका लॉ लेके के आए हैं, जिसको मतलब वो पार्लियामेंट से उसको पास करवा लिया, हाथ उठा दिया उनके लोगों ने, मेजोरिटी है वो पास हो गया। अब उसके ऊपर आसिफ जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी हामी भर दी। तो अब ये जो है वो ये है कि इसमें अगर कोई जर्नलिस्ट ये पाया गया कि उसने जो है वो मतलब कोई सेंसेशनल न्यूज दे दिया है, फेक न्यूज दे दिया है, गलत न्यूज दे दिया है, तो उसको 3 साल की सजा हो जाएगी और वो जेल चला जाएगा। और इसमें अब गवर्नमेंट कह रही है कि वहां बहुत सारे यूट्यूब और टिकटॉक और ये कुछ लोग हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो मतलब पाकिस्तानी मतलब मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसमें जो है वो मतलब उनको रोकने के लिए किया गया है। और जो पूरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे जर्नलिस्ट लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में रोड पे आ गए हैं और ये कानून को जो है वापस लेने के लिए जो है वो मतलब इस्तेदा कर रहे हैं कि ये जो है बहुत काला कानून है और जर्नलिज्म को जो है। तो ये 2 चीजें जो है शहबाज शरीफ ने की है, एक तो जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, दूसरा जो है मीडिया को कंट्रोल कर लिया। तो अब उनके पास इमरान खान को जेल भेज दिया, तो अब उनके पास उन्होंने तो पूरा मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने हाथ में रखने के लिए ये सब इकदाम किए हैं। और ये बहुत बड़ा मतलब एक यानी सोशल मीडिया को भी अब वो चाहते हैं कि वो खामोश हो जाए और कोई आवाज सोशल मीडिया से भी ना उठे। अच्छा, अब चलना चाहते हैं बांग्लादेश की। जी नहीं, एक 2 बातें और मैं कहना चाह रहा था। देखिए, हमारे यहाँ साउथ एशिया में और या दुनिया में भी जो है मीडिया तो कंट्रोल होती है, या तो गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप ये लिखो तो वो लिखेंगे, या नहीं तो बिजनेस हाउसेस से कंट्रोल होती है जिनका इनडायरेक्ट गवर्नमेंट से मतलब राब्ता होता है। तो जो सो कॉल्ड बिग मीडिया है या बिग मीडिया हाउसेस है, इंडिया में भी आप देख लीजिए, तो वो तो एक कंट्रोल्ड मीडिया है। जो उनके जो मालिक हैं वो कहेंगे, जो आका हैं वो तो एक साहब हैं, वो कह रहे थे कि हम तो मजदूर जर्नलिस्ट हैं, हम तो मजदूरी करते हैं और एक और कह रहे थे कि हम तो बिके हुए जर्नलिस्ट हैं, जो हमें पैसे देगा हम वही लिख लेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देख लें इंडिया में भी और वहां पे भी, तो सोशल मीडिया ही एक इंडिपेंडेंट है कि उसको बहुत कम खर्च में और बहुत ही कम इसमें जो है वो अपनी बात कह सकता है और जो भी उसकी खबर आती है। तो सोशल मीडिया कुछ हद तक अब
मोबाइल के जमाने में सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है और तरह तरह की खबरें, सच्ची खबरें, गलत खबरें, जो भी खबरें हैं, सेंसेशनल खबरें वो आती रहती हैं। लोग उसको मजे मजे लेकर देखते हैं, भले उस पर बिलीव करें या ना करें। तो ये जो एक बड़ा मतलब कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन आ गया मतलब पूरे इसमें, और खबरों का जो है मतलब बेशुमार खबरें का जो फलसफा है वो है। अब मैं एक थोड़ा लाइटर मोमेंट आपको बता दूं। अभी वहां पे पाकिस्तान में तो मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता रहता हूं। अभी एक मतलब एक प्रोग्राम, एक सॉन्ग जो है, एक पोइट्री है, सॉन्ग में बन करके मतलब अभी वो वायरल हो रहा है और पूरे मीडिया में चल रहा है। उसमें गवर्नमेंट के ऊपर और मतलब जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर और इमरान खान के हवाले से ये दो लाइनें जो है बनी है। वो एक लाइन ये है कि जब बात बन न सकी जोड़ तोड़ से, जब बात बन न सकी जोड़ तोड़ से, कुत्ते लड़ा दिए हैं जंगल के शेर से। कुत्ते लड़ा दिए हैं जंगल के शेर से। जंगल का शेर इमरान खान है और ये सब जो लोग हैं ये कुत्ते लड़वा दिए। अब इसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी हो गई है कि ये लाइन नहीं बच सकता है। हाँ, जाहिर है वो देखिए, जिनको कुत्ता कहा गया और वो हुकूमत में है तो वो तो अपनी कोशिश करेंगे ना, वो तो कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास वक्त कम रह गया है। बांग्लादेश से और मालदीव से वो भी कुछ खबरें हमें डिस्कस करनी है। बांग्लादेश से क्या कुछ है? बांग्लादेश से बड़ी छोटी खबर है, वो ये है कि शेख हसीना वाजिद की जो बेटी हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओहदेदार हैं, साउथ एशिया के रीजनल डायरेक्टर हैं, और उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मेहदी के मतलब कहने के लिए कंसेंट से उनको बनाया गया है। और काफी बड़े बड़े अदर ओहदेदार लोग थे, मतलब सीवी उनके बहुत स्ट्रांग थे, उनको बरतरफ कर करके इनको जो है लिया गया। और ये इसीलिए क्या है कि वो शेख हसीना वाजिद की बेटी थी, उनके ऊपर और ये नई दिल्ली में पोस्टेड है। जी, नई दिल्ली में पोस्टेड है। जी, वही शाजिया वाजिद इनका नाम है शायद। और इनको जो है वो इस पोस्ट से हटाने के लिए मांग चल रही है और उनको कहा गया है कि यहाँ बांग्लादेश में ये करप्शन के मामले में जो है कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग और इस तरह के इसमें उन्होंने भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो बनाई है, इसलिए इनको जो है वहां से मतलब हटाया जाए। और बांग्लादेश में वही रिफॉर्म वगैरह का काम चल ही रहा है। अभी कोई बड़ी खबर बांग्लादेश से नहीं है जो कि मतलब इतनी चौंका देने वाली बात है। सारी चीजें तो हमने आपसे डिस्कस कर ली। जो मालदीव की एक बहुत बड़ी खबर है वो डिस्कस करना चाहता था कि इंडिया जो है उसने अभी मतलब पीछे मालदीव के मोहम्मद मोइजू साहब आए थे दिल्ली में और बहुत ही रिश्ते फिर से पैचअप हो गए थे। इंडिया ने $570 मिलियन का जो है वो पैकेज देने के लिए पहले अनाउंस किया था, उसके बाद फिर $50 मिलियन का जो अनाउंस किया था। अब इंडिया खबर यह है कि इंडिया जो है वो इसको रिकंसिडर कर रही है, शायद वो मालदीव को ना दे, जो कि मालदीव के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और रीजन ये है कि मालदीव ने इन सब नेगोशिएशन के बाद चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है जो इंडिया को मंजूर नहीं। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो मतलब इंडिया के फेवर में नहीं है और मालदीव के फेवर में तो है, लेकिन कहा किस हद तक मालदीव को उनके इकोनॉमिक जो इनस्टेबिलिटी से निकालेगी वो तो मालदीव वाले ही जानते हैं। लेकिन इंडिया जो है इस मोहम्मद मोइजू के इस मूव से वो खुश नहीं है और जो इनके टूरिस्ट वगैरह भी जो हैं उनके ऊपर भी जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, इंडियन टूरिस्ट शायद ना जाए। तो अभी इंडिया ने कोई अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है शायद ये लोन जो है या जो ग्रांट है या जो भी कुछ है जो दिया है उसको ना दे या रिकंसिडर ना करे। तो ये बड़ी खबर है। मतलब मालदीव के लिए परेशानी का सबब बन सकता है ये। अच्छा, नेपाल से क्या कुछ है? जी, नेपाल की बहुत छोटी खबर है। अब ये खबर इवॉल्व हो रही है कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है सीपीआईएम की और जो दूसरे हैं नेपाली कांग्रेस, एक तरफ शेर बहादुर देउबा हैं कांग्रेस के और दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली है, इन लोगों ने मिलकर कुछ फैसले लिए हैं कि हम लोग कुछ नया इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से जो नेपाल में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, हर 2 दिन में जो है, हर 4 दिन में, हर महीने 2 महीने में जो है गवर्नमेंट गिर जाती है, दूसरी गवर्नमेंट बन जाती है और लोग जो है दल बदल कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। तो अभी ये बातें चल रही हैं जिसपे ऑपोजिशन, डेमोक्रेसी में तो ऑपोजिशन ही मेन चीज होता है, उस पे वो ऑपोजिशन हो रहा है कि नहीं साहब ये तो मतलब फ्रीडम ऑफ राइट और ये सब कर करेगा। तो ये खबर अभी वॉच करने की है। इसके पूरा मतलब जो
अभी अभी उसका कोई खाका सामने नहीं आया है। रिफॉर्म करना चाहते हैं ताकि स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए। जी जी, बहरहाल ये बहुत ये नेपाल हमारे पड़ोस में ऐसा मुल्क है कि जहां साल में कई सरकारें बदल जाती हैं और लोगों को भी आदत हो गई है। ये याद भी नहीं रहता, जैसे हमारे यहाँ पार्टियां छोड़ करके लोग चले जाते हैं, ये भी मालूम याद नहीं रहता कि कौन किस पार्टी में है आजकल। इसी तरह के हालात तकरीबन वहां भी हैं। अच्छा, श्रीलंका के क्या हालात हैं? श्रीलंका में भी कोई करप्शन का मामला था? श्रीलंका की बड़ी छोटी खबर है, वो करप्शन से रिलेटेड है। वो जो पिछले प्रेसिडेंट थे महिंदा राजपक्षे, उनके बेटे को करप्शन मतलब चार्जेस पे मतलब गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो फैमिली मतलब लोग होते हैं कि जो मतलब इंडिया में भी होता रहता है कि कोई फैमिली का जो है वो मिनिस्टर बन गया और चीफ मिनिस्टर बन गया, तो उनके फैमिली वाले लोग जो हैं उनके ओहदे को इस्तेमाल करके अपना करप्शन और अपना, ये तो साउथ एशिया में हर जगह चल रहा है, तो ये वहां भी चल रहा है। लेकिन ये जो अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं, इनका अपना एजेंडा है, ये कम्युनिस्ट है और लेफ्टिस्ट है, तो इन्होंने जो है उनको अरेस्ट करवा दिया है महिंदा राजपक्षे के बेटे को। तो ये खबर है। अब जो हम लोग बड़ी खबर है जिसको लास्ट खबर करके डिस्कस कर सकते हैं और खत्म करते हैं अपने प्रोग्राम को, वो है इंडिया चाइना के रिलेशनशिप। ये बड़ा ही मतलब, तो अभी क्या हुआ है कि इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि जब वो नवंबर के महीने में शायद वो जब ब्रिक्स समिट हो रहा था कजान रशिया में, तो एक बड़ा अनाउंसमेंट आया था मतलब हवाले से इंडिया और चाइना के कि इंडिया चाइना ने एग्री कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और ली जिनपिंग ने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो गए हैं और सारी चीजें जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ गई हैं। तो ये खबर जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो उसी की कड़ी है। और उसके बाद से बहुत तेजी से इंडिया और चाइना के हालात सुधरने लगे और मतलब सारे फ्रिक्शन पॉइंट जो है वो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो खत्म होने लगी। और हम और आप जो हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो गवर्नमेंट कहती है वही छाप देते हैं, जो गवर्नमेंट कहती है वो बोल लेते हैं। हमारे पास तो कोई रिसोर्सेस नहीं है कि हम जाकर के फिजिकली जाके चेक करें कि क्या है। और इंडिया कह रही है कि साहब हम तो 2020 मतलब 2020 के जो पोजीशन थी हम वहां पहुंच गए। तो अब इसके बाद जो है वो दो खबरें आई हैं बड़ी अहम। वो ये क्या कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो है विक्रम मिश्री साहब अभी जो है बीजिंग गए थे अभी 2-3-4 दिन पहले, और वहां से बड़ी मतलब हौसला अफजाई की खबर लेके आए हैं कि अब इंडिया जो है वो वीजा जो है वो धड़ल्ले से देगी और बिजनेसमैन यहाँ के मतलब आराम से जा सकेंगे। हमारा और चाइना का कोई भी डिफरेंसेस नहीं है और तजारत और बिजनेस जो है वो फिर से खुशगवार माहौल में होगा। और मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स वीजा ये वो मतलब बिल्कुल खोल दिया है और सब कुछ हो गया है। अब सब हम लोग जो है मतलब जिनको बिजनेस करना है वो बिजनेस करें, जिनको इंपोर्ट करना है चाइना से इंपोर्ट करें। और इसी सब तरह की बात की थी। उधर से चाइनीज जो काउंटर पार्ट है उन्होंने भी इसकी हामी भरी और उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा मतलब अच्छा पहल है और इंडिया के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो गए। अब इसके ऊपर जो बड़ी खबर है वो जयराम रमेश की है, जो कांग्रेस स्पोक्समैन है, बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद तो उन्हीं का शायद नंबर आता है। उन्होंने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि क्या लद्दाख में जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग 2020 के लेवल पर आ गए हैं, क्या कोई फ्रिक्शन नहीं है? क्या कैसे हम जानेंगे? और क्या जहां पे जो आर्मी चीफ कह रही है और आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि अभी भी कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, अभी भी कुछ जगह है जहाँ के इंडियन आर्मी पेट्रोल करने नहीं जा सकती है, उनको बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया है। तो ये विरोधाभास है गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में और वहां पे ग्राउंड रियलिटी। तो ये ग्राउंड रियलिटी को कौन चेक करेगा? कैसे ये हमें मालूम होगा कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो सही कह रही है? और उनको दूसरा पार्ट ऑफ एलिगेशन है कि क्या अंबानी, अडानी और जो फाइनेंस करते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट को, क्या उनको मतलब हेल्प करने के लिए इंडिया चाइना से रिलेशन बना रही है एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मतलब स्टेबिलिटी के लिए? तो ये बड़ा एलिगेशन लगाया है जयराम रमेश ने कि फिर से जो है ये अपने जो गवर्नमेंट को जो है मतलब फंड करती है, जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो इंडिया और चाइना का जो इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप है वो सिर्फ इसीलिए है कि फिर से जो है तजारत और कारोबार चले और जो बीजेपी गवर्नमेंट को जो पैसे देती है उनका जो है वो रोटी सिकती रहे। तो ये बड़ा स्टेट आपने ये बात सही कही। और इसके साथ साथ ये सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं
बल्कि बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में चीन के सिलसिले में मोदी जी के लिए कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो यानी पार्टी के अंदर जो हुकूमत जिसके हाथ में है वो भी इस बात को कह रहे हैं और अपोजिशन भी। इसका मतलब यह है कि मीडिया को अगर ले जाकर के नहीं दिखाया जाता तो सरकार कुछ जरूर छुपा रही है, ऐसा हमें अंदेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, तैयारी करते हैं, आप तमाम मुल्कों की खबरें डिस्कस करते हैं। ये हमारे चैनल पर तन्हा प्रोग्राम है जो वीक में एक बार है और इसमें पड़ोसी मुल्कों की तमाम खबरें इन पर डिस्कस किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।